अच्छा जी, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेटाबेस। कोई बताएगा मुझे क्या होती है डेटाबेस? क्या होती है डेटाबेस? डेटाबेस क्या होती है? जिस जगह पे सारा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन collection of information is one database that can be accessed when we want. डेटाबेस जो है ना, वो आपको मैं एक बिल्कुल सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे होता है ना स्कूल में, कॉलेजेस में या आपकी कंपनीज वगैरह में रजिस्टर्स रखे होते हैं जिसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन वगैरह लिख के रख रहे होते हैं कि हमें दोबारा काम आएगी। हम कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, कोई स्टूडेंट्स नए आते हैं, उनकी अटेंडेंस होती है, हम एक रजिस्टर के ऊपर टाइम लिख रहे होते हैं। अच्छा जी, सारा कुछ रिकॉर्ड करना चीज़ों को, ठीक है, रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है। जो हम मैनुअली करते थे वो हम पेंसिल के साथ बना लिया, ठीक है, लिख लिया सारा कुछ। इसी काम को जब हम करेंगे ना ऑटोमेटिक, ठीक है, तो इसको डेटाबेस के साथ किया जाएगा। डेटाबेस क्या है? डेटाबेस एक ऐसा समझ लें, एक रजिस्टर है समझ लें, या ग्रुप ऑफ रजिस्टर है जिसके अंदर हम मल्टीपल वैल्यूज़, मल्टीपल रिकॉर्ड्स जो है ना वो सेव कर सकते हैं। उसी तरह जिस तरह कि हम मैनुअल में करते थे, ठीक है। जिस तरह के मैंने स्टूडेंट्स हैं उनका मैंने रिकॉर्ड सेव करना है, मैंने कितने क्या अटेंडेंस चल रही है लोगों की वो मैंने स्टोर करनी है, ठीक है। इसी तरह जो है वो क्या नाम है, रिजल्ट्स वगैरह हैं वो मैंने सेव करने हैं बच्चों के, ठीक है। मार्क्स उनके स्टोर करने हैं ताकि वो बाद में हम उनका रिकॉर्ड रख सकें, हम उनकी बेस पे उनके ग्रेड कैलकुलेट कर सकें, उनको रिपोर्ट बना के दे सकें। ये सारा काम जब हम करते हैं ना कंप्यूटर में, ठीक है, तो उसमें जब डाटा स्टोर करते हैं, डाटा स्टोर करने के लिए जो है ना वो असल जगह है, उसको कहते हैं डेटाबेस। कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर करते हैं ना, रिकॉर्ड्स को, डाटा को स्टोर करते हैं, उसे कहते हैं डेटाबेस, ठीक है। तो हम जो पढ़ेंगे वो हम रिलेशनल डेटाबेस पढ़ेंगे। रिलेशनल डेटाबेस वो डेटाबेस होती है जिसमें मल्टीपल जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनका आपस में रिलेशन होता है, ठीक है। जैसा कि मेरे पास एक रजिस्टर है जिसमें सिर्फ स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है, और एक रजिस्टर है जिसमें मेरे पास उनकी अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन है, एक रजिस्टर है जिसमें मेरे पास उनकी लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन है, एक और रजिस्टर है जिसमें मेरे पास उनके एग्ज़ाम्स की इंफॉर्मेशन है, एक और रजिस्टर है जिसमें मेरे पास उनकी इनरोलमेंट की या सब्जेक्ट्स की इंफॉर्मेशन है। तो स्टूडेंट जो है ना उसके साथ चीज़ें लिंक हो रही हैं, उनका रिलेशन बन रहा है इनरोलमेंट के साथ, रिजल्ट के साथ, लाइब्रेरी के साथ, अटेंडेंस के साथ, ठीक है। जिसमें हम रिलेशन बना के काम करेंगे, वो रिलेशन कैसे बनते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो उसमें उसको हम क्या कहते हैं? रिलेशनल डेटाबेस। वो डेटाबेस जिसमें रिलेशन नहीं बनते, ठीक है, जिसमें सिर्फ रिकॉर्ड डुप्लीकेट होता है। जैसा कि रिलेशनल डेटाबेस की एग्जांपल देने लगा हूँ आपको। पहले क्या होता था आपका, अगर आप 10, 15, 20 साल पीछे चले जाएं तो जहाँ भी किसी भी फील्ड में, किसी भी डिपार्टमेंट में आप जाते थे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन अपनी देनी पड़ती थी और वहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन सेव होती थी। इन केस अगर आपने अपना नाम चेंज कर लिया तो आपको हर डिपार्टमेंट को बताना पड़ता था कि मेरा नाम चेंज हो गया जी। आपको अखबार में वो एक पट्टी सी लिख के देनी पड़ती थी कि मैं मुसम्मी मोहम्मद फरहान अपना नाम चेंज करके फरहान अली करता हूँ। तो जितने भी, ठीक है, तो ये सारा कुछ हमें करना पड़ता था, ठीक है। तो अब आजकल क्या है, आजकल मैक्सिमम जगह पे आप जाते हैं तो आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती, आप सिर्फ अपना थंब लगाते हैं या अपना CNIC बताते हैं तो उनके पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ जाती है, क्योंकि आपकी एक जो नादरा के पास सारी इन्फॉर्मेशन है। CNIC एक आपकी ऐसी की है जो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को मैनेज करे, या आपके थंब जो है वो एक ऐसी, जो आपका थंब प्रिंट है वो आपकी इन्फॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है। तो अब आप सिम भी निकलवाने जाएँ तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती, आप बस थंब लगाते हैं तो आपके नाम पे सिम रजिस्टर हो जाती है। तो ये आपका रिलेशन बना हुआ है, ठीक है। जहाँ पे भी आप नई जगह पे जाते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी पड़ती, तो आपका जो रिलेशन है उसको यूज़ करके आपकी सिम निकाल के आपको दे दी जाती है, आपके साथ एक सिम अटैच हो जाती है कि इस बंदे की ये सिम है, ठीक है। दोबारा से नहीं लिखना पड़ता कि इस पर मोहम्मद फरहान ने, उसका ये एड्रेस है, उसका ये फ़ोन नंबर है तो उसने ये सिम ली है, ताकि अगर मोहम्मद फरहान अपना नाम कहीं चेंज कर लेगा तो जहाँ से सिम ली थी वहाँ पर उसका नाम वही रह जाएगा। तो आजकल इन चीज़ों के ऊपर काबू पा रहे हैं, गवर्नमेंट बेहतर कर रही है काम को कि आपका डाटा एक ही जगह पे स्टोर होता है
और जब उसके रिलेटेड कोई नई चीज़ आती है तो उसके साथ सिर्फ वो आपका जो मेन वो चीज़ जो आपकी चेंज नहीं होती, जो कि आपका CNIC है या थंब प्रिंट है, उसके साथ आपकी लिंकिंग कर दी जाती है। और आपका जब आपने नाम चेंज कराना है, आप सिर्फ नादरा में जाना है, अपना नाम चेंज करवा लेना है, तो आपका हर जगह पे जहाँ पे नाम चल रहा होगा वो अपडेट हो जाएगा। इस तरफ जो है ना वो गवर्नमेंट काफ़ी अपना काम कर रही है और ये इंशाल्लाह होना चाहिए, ऐसे ही काम चलता है। क्योंकि आप अक्सर इश्यूज़ आते हैं जब मैट्रिक के दाखिले जाते हैं, आपके बे फॉर्म पे आपका कोई नाम होता है और मैट्रिक में अगर आपने गलत स्पेलिंग डाल के भेज दिए तो आपके मैट्रिक के रिजल्ट कार्ड पे और नाम हो जाता है। और फिर जब आप कहीं पे अप्लाई करते हैं गवर्नमेंट में, फिर आपको बड़ी परेशानी होती है। वो कहते हैं जी आपका नाम ही मैच नहीं करता, ठीक है। तो वो इस वजह से इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए काम किया जा रहा है। इसको कहते हैं रिलेशन डेटाबेस, जिसके ऊपर अब गवर्नमेंट काम कर रही है कि रिलेशन के साथ काम किया जाए। एक इन्फॉर्मेशन जो एक दफ़ा स्टोर होगी है उसको बार बार स्टोर ना किया जाए, उसी को लिंक बना के, जिस तरह के मैं एक रजिस्टर बनाता हूँ उसके अंदर मैं 100 स्टूडेंट्स के इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेता हूँ। हर बंदे का एक नंबर होगा, जारी बात है, सीरियल नंबर उनको लगा लेता हूँ या CNIC चलो रख लेता हूँ, या सिर्फ नंबर रख लेता हूँ 1 2 3 4। मैं एक नया रजिस्टर बनाता हूँ जिसके अंदर मैं उनकी हाजिरी लगाता हूँ। उसमें मैं नाम लिखने में शायद मुझसे गलती हो जाए, दोबारा नाम लिखूंगा तो शायद गलती हो जाए। अगर मैं उनका नंबर लिख दूंगा कि नंबर 1 स्टूडेंट की अटेंडेंस लगा रहा हूँ मैं, तो अगर मैं देखना चाहूँगा नंबर 1 स्टूडेंट क्या है तो नाम उसका एक ही जगह पे लिखा पड़ा होगा। अगर मैं चेंज करूँगा तो वहाँ पे जाके उसका नाम चेंज कर दूँगा, तो कभी भी जब मैं हाथ वाला रजिस्टर खोलूँगा मैं कहूँगा अच्छा यार 3 नंबर वाले स्टूडेंट ने बहुत छुट्टियाँ की हैं, ये कौन बंदा है। मैं उसका स्टूडेंट वाला रजिस्टर खोलूँगा, 3 नंबर वाला बंदा देखूँगा अच्छा ये फरहान है, इसने बहुत छुट्टियाँ की हैं, तो मैं उसको बुला लूँगा जी आ जाओ, या उसके घर वालों से रब्ता कर लूँगा, ठीक है। और अगर मैंने फरहान के स्पेलिंग गलत लिख दिया तो मैं वहीं से परेशान हो गया, यार फरहान ये क्या है, ये FAR अकेला लिखा हुआ है, कौन बंदा हो सकता है, मुझे समझ नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने कोई रिलेशन ही नहीं रखा दूसरे रजिस्टर के साथ, ठीक है। तो रिलेशन रखने के लिए मैंने वो उस रजिस्टर का नंबर यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है, कि वो नंबर वाला स्टूडेंट है उसकी अटेंडेंस लग रही है, ठीक है। जो हाजिरी वाला रजिस्टर होगा, अटेंडेंस वाला रजिस्टर, उसमें हम नाम नहीं लिखेंगे, उसमें हम वो वाला नंबर लिख देंगे जो कि फरहान को एलोकेट या रोल नंबर कह लो। मैं रोल नंबर अगर कॉल करूँगा तो हर बंदे को पता होगा ये रोल नंबर 11 किसका है, तो रोल नंबर के ऊपर सारी साइज चलेगी, जैसे स्कूल कॉलेज, हाँ स्कूल कॉलेज में जैसे होता है। तो अटेंडेंस में मैं नाम लिखने के बजाय रोल नंबर लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर उसका चेंज नहीं होने वाला। कोई रेयर केस ही है कि वो 4 सालों में उसका रोल नंबर चेंज हो जाए। डाटाबेस जो है वो आपके डाटा को, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एक जगह है जिसके ऊपर, जिसको डाटाबेस कहते हैं, ठीक है। आपके डाटा अ प्लेस टू मेंटेन और रिकॉर्ड डाटा इज कॉल्ड डाटाबेस। ये सिंपल है, इसकी और एग्जाम्पल जो डेफिनेशन है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। मैं कोई वो रट्टे वाली साइट पे जाना नहीं चाह रहा, आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाह रहा हूँ कि डाटाबेस क्या है। जैसे आप मैनुअली रिकॉर्ड सेव करते हैं, रजिस्टर्स को यूज़ करते हैं, तो अगर आपने कंप्यूटर्स में रिकॉर्ड सेव करना है तो वहाँ पे डाटाबेस जो है ना वो यूज़ होती है, ठीक है, या फाइल्स यूज़ होती हैं, जिस तरह कि हमने फाइल्स लिखी उसके अंदर कोड करके रख दिया वो पड़ी हुई है, या फिर डाटाबेस यूज़ होती है। तो चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है, डाटा को मेंटेन करने के लिए। ठीक हो गया। क्या होती है डाटाबेस? हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे रिलेशनल डाटाबेस। तो रिलेशनल डाटाबेस को आपको मैं थोड़ा सा आइडिया दिया कि ये क्या होती है, ठीक है। अभी इसको मैं इतनी जल्दी इसके ऊपर काम नहीं स्टार्ट करूँगा, रिलेशन के ऊपर, वो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, आहिस्ता आहिस्ता इसके ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर देखते हैं कि क्या होती है डाटाबेस। हमने जो है वो डाटाबेस पढ़ी रिलेशनल डाटाबेस, और रिलेशनल डाटाबेस के अंदर भी मल्टीपल डाटाबेसेस हैं। तो हम जो ज़्यादातर PHP के साथ ज़्यादा देर चलती है वो चलती है MySQL। तो MySQL हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो SQL का जो सिंटैक्स उसे कहते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। जब हम ये क्यूरीज वगैरह पढ़ेंगे मैं आपको बताऊंगा कि क्यूरीज क्या होती हैं। तो सबसे पहले हर बंदे ने जो है ना वो ज़ैप या वैप इंस्टॉल किया होगा। तो लोकल होस्ट क्या हुआ है ना स्लैश, यार वो मेरा बैग से लेके आना, /PHP myadmin अगर आप लोग लिखेंगे तो एक नई ही दुनिया आपके सामने आ जाएगी। करके देखें ज़रा। हाँ बैग मेरा ना ये सामने पड़ा होगा बिल्कुल, इधर इधर ये बाकी सारा चल रहा है, सेलिब्रेट हो रहा है। हर बंदा खोल लीजिए। इसमें आप यूजर नेम में लिखें रूट और पासवर्ड खाली रहने दें और गो पे क्लिक कर दें। नई दुनिया खुली है किसी के पास? जल्दी चलाओ यार।
/php myadmin। अगर किसी को नहीं पता लग रहा तो लोकल होस्ट खोले, वहाँ पे php myadmin लिखा होगा उस पेज के ऊपर, अब उस पर क्लिक करके उसको खोल सकते हैं। रूट लिखना है आपने और पासवर्ड में आपने खाली छोड़ देना है और आपने गो पे क्लिक कर देना है। किया किसी ने? ये रूट बाय डिफॉल्ट यूजर नेम जी, इसको समझना जरूरी नहीं है। हो गया? नई दुनिया खुली है किसी के पास? खुल गई है? चलो कोई नहीं, लोडिंग होने दो। आपका वो देख लो, वैप चल रहा है। हाँ जी, हुआ है कुछ ओपन? मेरी टास्क बार ही चल रही है। नहीं ओपन हुआ? क्या लिखा था? ये लिखा था जो मैंने ये लिखा हुआ है। सबके पास खुलना चाहिए ये। अकेला लोकल होस्ट खोलो तो क्या आता है? अकेला लोकल होस्ट खोलो। आपके पास क्या जैप है? क्या वैप है? जैप है? अकेला लोकल होस्ट खोलो, लिखो क्या करता है। वहाँ पे php admin का लिंक बना होगा। सिर्फ लोकल होस्ट खोल के एंटर कर दो। ये इस तरह का लिंक बना होगा php admin का। मेन्यू में ऊपर, जैप में ऊपर होता है टॉप पे। क्या चीज़? ये कुछ और है, शायद वही होगा। एक ही चीज़ है। हाँ जी, नहीं खुला? अकेला लोकल होस्ट नहीं ओपन किया? क्या आता है? क्या आता है? वो गूगल की सर्च नहीं, वो आपने गलत किया ना। लोकल होस्ट का स्पेलिंग देखो, URL में लिखना है। जल्दी कर लो, जल्दी। हाँ खुल गया। लिखो यहाँ पे रूट यूजर नेम में, पासवर्ड में खाली लिखो, खाली KHALI वाला खाली नहीं, बिल्कुल एम्प्टी छोड़ दो। हाँ जी, आपके ओपन हो गया? नहीं ओपन हुआ? क्या हुआ? आपके ओपन हो गया? ये एक नई दुनिया आपके सामने आ गई है। ठीक है, मेरे बात भी काफ़ी पड़ी हुई है डेटाबेस। क्या हुआ अदिल? इस पर मैं मेल कर दिया सर, डेटाबेस में इस पर से आया कहता है जी कैन नॉट कनेक्ट इनवैलिड सेटिंग्स, नो कनेक्शन कुड बी मेड बिकॉज़ द टारगेट मशीन एक्टिवली रिफ्यूज्ड इट। आपने वो जैम चलाया? जैम चलाया? जैम का इसने MySQL स्टार्ट किया होगा। जैम जिन लोगों के जैम है, चल गया आपका? हाँ, MySQL स्टार्ट करना होता है उसमें, तो फिर चलता है वो। स्टार्ट ही नहीं किया हुआ, पैच सर्वर चलाया हुआ, दूसरा चलाया नहीं। अब रिफ्रेश करोगे, चल गया? आगे डेटाबेस। अच्छा, पैची सर्वर और MySQL दोनों खराब हो गया, एक MySQL से दूसरा। अच्छा जी, यहाँ पे हम मल्टीपल डेटाबेसेस क्रिएट कर सकते हैं। एक डेटाबेस जो है ना, वो एक पूरे मुकम्मल सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। जैसा कि अगर मैंने स्कूल का सारा निज़ाम जो है ना वो अपना इसके अंदर लेके आना है, तो एक डेटाबेस उसकी होगी, उसका नाम होगा स्कूल रख लूँगा, मैं कुछ भी रख लूँगा, डेटाबेस का नाम ABC भी रखा जा सकता है। ठीक है, लेकिन पूरे सेटअप को, पूरा सेटअप में जिस तरह के हमने एक अपना स्कूल का सेटअप चल रहा है, उसके अंदर डिफरेंट रजिस्टर यूज़ हो रहे हैं, तो वो सारा काम अगर मैंने उसको ऑटोमेट करना है कंप्यूटर के साथ, तो वो मैं एक ही डेटाबेस बनाऊंगा, उसका नाम मैं कुछ भी रख लूँगा। डेटाबेस क्रिएट कहाँ से होती है? न्यू पे आपने क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे आपने कोई भी डेटाबेस का नाम सेम वही चीज़ आपने फॉलो करनी है इसके अंदर, कोशिश करके, जो कि आप वेरिएबल में करते थे। और इसके अंदर आप जो माइनस साइन है वो भी यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल में माइनस साइन यूज़ नहीं होता, लेकिन इसके अंदर आप माइनस साइन भी यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। और आई होप सो कि डेटाबेस के नेम में शायद आप नंबर से भी स्टार्ट कर सकते हो, आई थिंक सो हो जाता है, लेकिन मैंने कभी करके देखा नहीं कर सकते। चलो ये अच्छी बात है। फिर आप जो वेरिएबल की कन्वेंशन है वही फॉलो करें। उसमें एक एडिशन ये आ गई है कि आप डेटाबेस के अंदर हाइफन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या शायद ना भी कर सकते हो, चेक कर लेते हैं। अंडरस्कोर कर सकते हैं। स्कूल हाइफन ABC हो गई है यार, हो जाती है। हाइफन नहीं, नंबर भी आ सकता है, नंबर का कोई इशू नहीं। नंबर से स्टार्ट शायद ना होता हो, हो गई है। तो वो इतनी लिमिटेशन नहीं, बस वो काम आपने स्पेशल करैक्टर नहीं इसके अंदर लेके आने, स्पेसिस नहीं इसके अंदर लेके आनी, ठीक है। कोशिश करनी शायद स्पेसिस के साथ भी आपको डेटाबेस बनाने दे, शायद बनाने दे। अगर नहीं बनाने दे रहा तो अच्छी बात है, अगर बनाने देता है तो वो गलत है, फिर बाद में आप परेशान होंगे। अगर बनाने देता है तो फिर गलत बात है। बनाने दे दी उसने, लेकिन आपको बाद में परेशानी होगी, ठीक है। डेटाबेस को अगर आपने डिलीट करना हो, जो कि आपने कभी करना नहीं है, ठीक है, तो ड्रॉप यहाँ पे अब डेटाबेस के अंदर ना, यहाँ पे आप लोगों के पास ऑपरेशन का बटन नजर आ रहा होगा मेन्यू में, आ रहा है किसी के पास? ऑपरेशन आपने डेटाबेस सेलेक्ट कर लेनी है, आपने ऑपरेशन में जाना है और यहाँ पे नीचे लिखा होगा लिंक ड्रॉप डेटाबेस। क्लिक करोगे वो आपसे एक दफ़ा पूछेगा, अगर आपने यहाँ पे ओके कर दिया तो फिर डेटाबेस वापस नहीं आती। वैसे उधर होम से क्या जाती है? वो कहाँ से? होम का आइकन होगा। होम का आइकन कौन सा? नहीं, ये मैंने कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा डेटाबेसेस बना दी थी। ऊपर मेन्यू में आपके पास ऑपरेशन का बटन हो, पहले आपने डेटाबेस सेलेक्ट कर ली, लेफ्ट साइड पे सारी डेटाबेसेस आ रही होंगी। लेफ्ट साइड का जो मेन्यू है ना, न्यू का बटन, उसके नीचे जितनी डेटाबेसेस आपने बनाई होंगी वो आ रही होंगी। कुछ डेटाबेसेस की अपनी होती हैं, इंफॉर्मेशन स्कीमा, जो डेटाबेसेस अभी आपके पास बनी आ रही है ना, इन डेटाबेसेस को आपने कभी छेड़ना नहीं गलती से भी। अगर आपने इनको छेड़ दिया तो आपका शायद PHP में एडमिन भी चलना बंद हो जाए, ठीक है। जो डेटाबेसेस पहले से बनी हुई हैं अभी डिफ़ॉल्ट, इनको आप डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस कह सकते हैं, इनको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना, इनको एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। मेरे पास तो इसको काफ़ी ज़्यादा है तो आपको पता नहीं लगेगा। एक होती है परफॉर्मेंस स्कीमा, एक इंफॉर्मेशन स्कीमा, एक MySQL है, हाँ, और एक PHP माई एडमिन। ये 4 डेटाबेसेस हैं। जो भी आप लोगों के पास डेटाबेस डिफ़ॉल्ट आ रही है ना, उनको आपने नहीं छेड़ना, बस जो आप खुद बनाएंगे उसके साथ आप जो मर्जी करें, ठीक है। तो यहाँ से मैं एक न्यू डेटाबेस बनाता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ स्कूल। डिलीट नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही? क्लिक करो, टॉप पे ऑपरेशन का बटन आ रहा होगा। यार मोर से पहले ऑपरेशन का बटन होगा कहीं पे। ये ड्रॉप डाउन है ना, जब आपका स्क्रीन छोटी हो जाती है तो मोर में चला जाता है, वैसे आपका ऊपर आ रहा होगा हेडर में। आ रहा है? हाँ, ठीक है जी। ऑपरेशन पे क्लिक करें, ड्रॉप डेटाबेस। ये काम वैसे आप करते कभी नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर कभी ज़रूरत आपने गलती से डेटाबेस क्रिएट हो गई है तो आप देख लो, ठीक है। लेकिन ये वापस नहीं कभी आने के लिए, एक दफ़ा आपने ओके कर दिया, ख़त्म। गुड बाय गया वाला साहब है, गुड बाय गया वाला साहब है यहाँ पे, ये ख़त्म, अब नहीं वापस आता। अच्छा जी, यहाँ पे हम डेटाबेस बनाते हैं एक समसोल्व ट्रेनिंग के नाम से, ठीक है जी। ये एक डेटाबेस बन गई, इसको आप कंप्लीट सिस्टम कह सकते हैं। कंप्लीट सिस्टम, इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है इसके अंदर आएगी। अब अगली चीज़, एक कंप्लीट सिस्टम में रजिस्टर यूज़ हुआ करते थे मल्टीपल, ठीक है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए जो रजिस्टर हम यूज़ करेंगे उसको यहाँ पे टेबल का नाम दिया जाएगा, ठीक है। डेटाबेस में उसको क्या कहते हैं? टेबल, ठीक है। जहाँ अगर मैंने किसी रजिस्टर के अंदर स्टूडेंट्स की सिर्फ इंफॉर्मेशन स्टोर की है, नाम, जिस तरह MS वर्ड में हम एक टेबल बना के स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेते हैं, इसी तरह डेटाबेस के अंदर भी टेबल होते हैं। जब आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर का बटन लगा हुआ है पहले नंबर पे, आपने डेटाबेस क्लिक कर ली, इसके ऊपर क्लिक किया, लेफ्ट साइड पे डेटाबेस आ रही होगी, तो यहाँ आपके पास राइट साइड पे एक पूरा पैनल बना होगा और उसका हेडर के अंदर एक पहला बटन होगा, इसे स्ट्रक्चर कहते हैं। जितने भी टेबल आपने बनाए होंगे वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिलहाल कोई टेबल नहीं बनाया मैंने, तो यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा और लिखा आ रहा है नो टेबल्स फाउंड इन डेटाबेस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं टेबल का नाम बनाने की कोशिश करता हूँ। सेम वही वेरिएबल वाली कन्वेंशन आपने यहाँ पे भी यूज़ करनी है जो कि आप पहले करते रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम आप क्या कर सकते हैं, आप साथ में एक हाइफन का यूज़ कर सकते हैं, माइनस का। बाकी सारा कुछ आपने वही जो वेरिएबल में हम पढ़ते रहे हैं, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं, कोई नंबर से स्टार्ट नहीं,
और कोशिश करनी है कि जो आपका टेबल का नाम है उसमें नंबर भी ना आए, कोशिश करनी है, ठीक है। आ सकते हैं लेकिन वो कोशिश करनी है, क्योंकि ये जो नेम होना है ये हमने PHP उसको यूज करना है। बिल्कुल सारा कुछ यूज़ होगा, डेटाबेस का नाम भी यूज़ होगा, टेबल का नाम भी यूज़ होगा, ठीक है। क्या बोला, समझ आ रही है बात है कि नहीं? टेबल का नाम हमने वही रखना है, डिस्क्रिप्टिव नाम होना चाहिए जो हमने डेटाबेस, जो हम वेरिएबल का नाम रखते रहे हैं। हम डेटाबेस का नाम क्रिएट करते हैं जी, तो आगे नहीं वो ऑप्शन आ रहे होते हैं, लकी आई वो भी आपके काम की चीज़ नहीं है, वो आगे जाके काम की चीज़ है। अभी आप जो आता है वो लिखा रहने दो, ठीक है जी। वो ना करैक्टर की टाइप होती है कि कौन से करैक्टर्स के अंदर आ सकते हैं। हमने कौन सा यहाँ पे कोई चाइनीज़ वन ही में डालनी है, ठीक है। वो जब आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में ऐड करना चाहें ना, अरेबिक, चाइनीज़ और इस तरह की, तो फिर उसके अंदर वो करैक्टर की टाइप्स होती हैं कि आपने कौन से करैक्टर उसमें अलाउ करने हैं। इंग्लिश हर एक में आ जाती है, तो इस वजह से भी हम डाटा हमारा सारा इंग्लिश उर्दू में ही होगा, उर्दू में भी नहीं बल्कि इंग्लिश और मैथ के अंदर होगा, ठीक है। नंबर तो होंगे या स्ट्रिंग्स होंगी, ठीक हो गया। तो टेबल का नाम असल में आपने वो रखना है जो कि डिस्क्रिप्टिव हो। जिस तरह के अगर मैंने अपने जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं, मैंने उन सब की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो मैं यहाँ पे या तो स्टूडेंट्स टेबल का नाम रखूँगा, जिस तरह के रजिस्टर पे लिखा होता है जी ये स्टूडेंट्स है, ये अटेंडेंस है, ये एग्जाम है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं टेबल का नाम रखूँगा, लेकिन यहाँ पे मुझे 1 2 3 लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो एक ही टेबल है उसी के अंदर सारा के सारी इन्फॉर्मेशन आएगी उसकी। ऐसे नहीं होगा कि स्टूडेंट_1 स्टूडेंट_2 ऐसा होगा ही नहीं कभी। एक ही होगी आपके पास, एक ही टेबल होगा। अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट भी है तो वो उसी टेबल के अंदर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम रखता हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। और कॉलम क्या चीज़ है? कॉलम एक्चुअली वो डाटा है जो आपने स्टोर करना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आप लोगों का फर्स्ट नेम, इधर आ दो ना यार, क्या कर रहे हो। जैसा कि मैंने आप लोगों का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, एड्रेस, जेंडर, ब्लड ग्रुप, जो इन्फॉर्मेशन भी मैंने स्टोर करनी है, जितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, हर इन्फॉर्मेशन एक फील्ड है, एक प्रॉपर्टी है, एक फील्ड है, ठीक है। तो जितने भी मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, मैं यहाँ पे वहाँ पे कॉलम के नेम उतने यहाँ पे लिखूंगा। जिस तरह के आप टेबल बनाते हैं, तो आपने कॉलम, जब आप वर्ड के अंदर भी टेबल बनाएंगे तो आपसे पूछता है कि कितने टेबल, आप कितने का आपने कितने कॉलम रखने हैं उसके अंदर। हाँ, इनपुट्स के ऊपर छोड़ दो। अभी आप सिंपल देखो, आपका रजिस्टर बना हुआ था एक, ठीक है, उसके अंदर या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मैं टेबल बनाता हूँ, फिर उस टेबल को वहाँ पे बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट नेम, बल्कि यहाँ पे सीरियल नंबर रख लेता हूँ, सीरियल नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम, ईमेल, फ़ोन, CNIC, एड्रेस, यार ये चला नहीं था। और कोई चीज़ जो स्टोर करनी हो हमने, काफ़ी है। ब्लड ग्रुप कर लो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ नंबर 1 गुलशाद अली, सेकंड नेम भी लिख रहे अहमद, लास्ट नेम सनी है। बस यही से है।
वैसे उन्होंने कहीं जी क्लास नहीं कर दी वैसे ये साहब उन्होंने नहीं, मैं बताता हूँ, पक्का में याद करवाया तो यहाँ ब्लड ग्रुप रखते हैं PSB। 090078 उन्होंने कितना पक्का में याद करवाया। सी क्लास होता ही नहीं और एक वो 4231 अच्छा ये भी शुक्र है कि सी क्लास ही किया हूं नहीं सर फाइजा ब्यूटी की 2231 ये भी याद में आया वो पॉजिटिव है वो PSB ठीक है, PSB को ब्लड ग्रुप बना लो अपना। ब्लैक ग्रुप पर इसका ब्लैक है। ले वो पैन से नहीं पता B प्लस ब्लैक प्लस फरहान क्या सेकंड में? साथ आगे नाम लूंगा ये जाएगी नाम लूंगा अपना वो मेरा और इसका फोन नंबर सेम दोनों में इकट्ठी बात है एड्रेस भी एक ही है, ब्लड ग्रुप भी सेम है। और तेरे हम लगता है एलियन है PSP हमारे असलान क्या नाम है पूरा अपना? इस्लाम मलिक लिख। साबिर साबिर उधर भी मलिक सागर साबिर साबिर साबिर। सागर का सागर प्यारी साबिर मैं क्या वो साबिर मैं क्या शेर वाले हम तेरा है नहीं कि वो करता है। तवज्जो कर लो यार, फिर आप लोगों को बात में समझ नहीं आनी। कि मैंने इन्फॉर्मेशन स्टोर कर ली कुछ, दानिश भाई ने किया ठीक है। चलो दानिश की भी कर लो। दानिश कह रहा मैं पहले बहुत अकेला हूँ। ये बोल रहे हैं दानिश अकेला? हाँ? दानिश आगे हम सारे ग्रुप पर लगे होते हैं ये जरा अकेले बैठा होता है यार खलील अहमद। जब आपने वो कहा था ना कि खलील अहमद वो- हर बंदे के साथ सेम टायर दिखा था, मेरे साथ कोई बंदा नहीं था। मेरे साथ इसमें चैनल पे डीपी तो लगा क्या लिखा हुआ है नो डीपी बड़ा दुख है और अगर आप लोगों ने ये ना समझा तो ये दुख उधर भी आप लोगों के पास भी आ जाना है। अच्छा जी, ये इन्फॉर्मेशन कोई मैंने ये समझ लें कि हमारा मैनुअल रजिस्टर था या वर्ड में या एक्सेल में मैंने स्टोर कर ली है, ठीक है। ठीक हो गया। अब यही काम हम डेटाबेस के अंदर भी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम में स्पेस डाली, लास्ट नेम में डाली, ईमेल में डाली, ब्लड ग्रुप में भी मैंने स्पेस डाल दी। ये काम आपने डेटाबेस के अंदर नहीं करना है। तो ये जो आपके है ना ये चीज़ें, ठीक है, ये हैं कॉलम या इनको फील्ड भी कहते हैं, ठीक है। इनको कॉलम भी कहते हैं, इनको एट्रीब्यूट भी कहते हैं, इनको फील्ड भी कहते हैं। इनको ज़रा समझ करो, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये क्या है? इनको आप फील्ड भी कह सकते हैं, एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं और प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं और इसको कॉलम भी कह सकते हैं। ये सारे नाम इसके हैं। कोई भी नेम जब आपके पास कॉल हो तो आपको ज़हन में आ जाना चाहिए कि ये किसकी बात हो रही है। कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे वो कॉलम का जिक्र कर रहा है। हमारे पास कितने कॉलम हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो मुझे यहाँ पे 9 कॉलम बनाने हैं और मैं गो पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो मुझसे पूछेगा यहाँ पे कि कॉलम का क्या नाम रखना है। यहाँ पे भी हम वही वेरिएबल वाली स्ट्रेटजी अपनाएंगे जो हमने अपनाते रहे हैं। वही सारी चीज़ें यहाँ पे कि आपने हाइफन कोशिश करनी है, नहीं यूज़ करना। जो वेरिएबल यूज़ करते थे ना जिस तरह के, सेम वही स्ट्रेटजी यहाँ पे अपनानी है। लेकिन कोशिश करनी है यहाँ पे आपने कि आपने जो कैपिटल लेटर्स हैं वो नहीं यूज़ करने, ना ही डेटाबेस में, ना ही टेबल के नेम में और ना ही कॉलम के नेम में। कैपिटल लेटर कोशिश करनी है ना यूज़ हो, वरना आपको बाद में बहुत परेशानी होगी। ठीक हो गया? कर सकते हैं लेकिन कोशिश करनी है कि ना करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है। जब 2 नंबर आए आपके पास तो आप अंडरस्कोर डाल लें, सीरियल नंबर, ठीक है। अब टाइप क्या है? टाइप है कि किस तरह का डाटा इसके अंदर मैं स्टोर करना चाहता हूँ। इंटीजर क्या होता है? नंबर, जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसको इंटीजर कहते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कोई डाटा पॉइंट्स के अंदर है, ठीक है, 2.2 5.3 इस तरह के एज अगर मैं लिखता हूँ 5.6, ठीक है, तो वो इसके अंदर स्टोर नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 5.6 स्टोर करने की कोशिश करूँगा तो वो सिर्फ 5 स्टोर करेगा, .6 को स्टोर ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर जब मैं डाटा बना लूँगा उसके अंदर मैं वैल्यू डालूंगा, जब अगर मैं 5.6 करूँगा तो इंटीजर के अंदर सिर्फ इंटीजर आएगा और कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो इंटीजर जब आपने करना है तो इंटीजर। उसके बाद फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम आपका
ऐसे, ठीक हो गया। अब फर्स्ट नेम जो है इसमें तो इंटीजर है ही नहीं, इसमें क्या है, कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। तो इसमें आप कौन सी डाटाबेस कौन सा यूज़ कर सकते हैं, या तो आप 4 यूज़ कर सकते हैं, 4 जिसमें सिर्फ कैरेक्टर आते हैं, ओनली कैरेक्टर्स, लेकिन हमारे तो उसमें स्पेस भी आनी है, तो हम यहाँ पे एक होता है var4, जैसे जो नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। var4 में क्या होता है, var4 में स्पेसिस भी आ सकती हैं, कैरेक्टर भी आ सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी आ सकते हैं, सारा कुछ ही आ सकता है, ठीक है। तो हम var4 ले लेते हैं, और थर्ड कॉलम जो है उसमें लिखा होता है लेंथ, कि मैक्सिमम कितनी जो है ना वो लेंथ हो सकती है आपके वैल्यू की। अब नेम मैक्सिमम कितना लंबा हो सकता है, 50 कैरेक्टर होंगे, 100 होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी मेरे जो डाटाबेस है उसमें मैक्सिमम जो फर्स्ट नेम है वो 100 से अबव नहीं जाएगा। अगर मैं 100 से अबव डालने की कोशिश करूँगा तो फिर मुझे एरर भी आएगा, ठीक है। या तो वो स्टोर नहीं होगा या मुझे वो एरर दे देगा। तो जो आपने लेंथ बतानी है वो आपने बिल्कुल हाईएस्ट वैल्यू अपनी बतानी है कि यार मैक्सिमम अगर कोई केस भी है ना तो इतना लंबा नाम हो सकता है, तो यहाँ पे मैं इतनी। इसी तरह सीरियल नंबर तो मुझे पता ही नहीं कहाँ तक जाना है, तो इंटीजर की मैक्सिमम लेंथ होती है 11, कि जो 99999 तो करके ना 11 तक ही जा सकता है इंटीजर। 11 नंबर उसके अंदर जो है ना वो आ सकते हैं मैक्सिमम इंटीजर के अंदर। अगर आपको लगता है कि आपके स्कूल में बहुत सारा ही डाटा आने वाला है, ठीक है, या आपने कोई ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके अंदर लाखों करोड़ों बंदे आने हैं, तो फिर आप इंटीजर यूज़ करने के बाद यहाँ पे एक बिग इंट होता है वो आप यूज़ करें, वो 20 तक जाता है। 20 मीन इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये आपको बिग इंट बता देते, तो बिग इंट की जो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक होती है, ठीक है। बिग इंट में मैक्सिमम यहाँ तक नंबर स्टोर हो सकता है, ठीक है, यहाँ तक बिग इंट में। और अगर आप इंटीजर लेते हैं ठीक हो गया। जो इंटीजर है, इंटीजर में मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हैं, या इधर देख लो ज़रा, ये 11 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो मैं यहाँ इसको थोड़ा बड़ा कर दूँ, ठीक है। जो आपका इंटीजर है MySQL का, वो यहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करता है, यहाँ तक, ठीक हो गया। वो जो भी उसने बता दिया, पर जो ज़्यादातर जो मैं लेंथ देनी पड़ती होती है ना वो हमें var4 में देनी पड़ती होती है। इंटीजर और जो ना वो बाकी इस तरह की चीज़ों को हम ऐसे छोड़ देते होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता नंबर कहाँ तक आ सकते हैं। नंबर क्या पता उसके अंदर बढ़ते ही जाए, रिकॉर्ड्स आते ही रहे, आपका 10-15 साल डाटाबेस चलती रहे, तो लोग आते रहेंगे, उसके अंदर रिकॉर्ड ऐड होते रहेंगे, पता नहीं कहाँ तक चला जाए। हाँ, बिग इंट का मतलब है यहाँ पे जो बिग इंट की सीरियल नंबर के अंदर जो वैल्यू आएगी वो यहाँ तक आ सकती है। हाँ गया वो, बिग इंट में जो है वो आपकी यहाँ तक वैल्यू आ सकती है, यहाँ तक 2 की पावर 63। इसको जब आप करके देखेंगे तो ये आपको दिखा देता हूँ ये कितना बनता है। इसको करके देख लेते हैं यहाँ पे, ये तो उसने और ही काम कर दिया। बिग इंट वैल्यू ये उसने बताया कि यहाँ तक, ये यहाँ से माइनस में भी डाल सकते हैं वैल्यू। इंटीजर होता है ना उसमें माइनस में वैल्यू आ सकती है, प्लस में भी आ सकती है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो ये हो सकती है बिग इंट के अंदर। वो सीरियल नंबर यहाँ तक जाना है, कभी जाना ही नहीं। 1 से स्टार्ट करेंगे आप तो कहाँ तक जाना है, इतनी दूर जाता ही नहीं है, ठीक है। तो आप जहाँ को लग रहा हो यार बहुत ही हाई लेवल का सेटअप मैं बनाने जा रहा हूँ, तो फिर वहाँ पे आप बिग इंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ठीक हो गया। तो उसके बाद आ गया जी लास्ट नेम। अगर आप लेंथ नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट लेंथ वो 255 कैरेक्टर ले लेता होता है। ये शायद हमें देनी पड़ती, PHP एडमिन में शायद देनी पड़ती है, लेकिन कुछ ऐसे ये PHP एडमिन जो है ना, एक्चुअली ये MySQL डाटाबेस को चलाने के लिए उन्होंने एक इंटरफेस दिया हुआ है कि हम खुद से ऐसे करके काम कर लें। वरना क्या होता था, पहले हमें इसके लिए कमांडें लिखनी पड़ती थी, डाटाबेस क्रिएट करने की कमांड लिखनी पड़ती थी, क्रिएट डाटाबेस। हमें टेबल बनाना है, हमें टेबल के लिए कमांड लिखनी पड़ती थी, कोड लिखना पड़ता था। हमें टेबल के अंदर कॉलम ऐड करने उसके लिए हमें कोड लिखना पड़ता था। तो ये हमें उन्होंने एक इंटरफेस दे दिया, जिस तरह के हमने अभी पीछे कुछ प्रोग्राम बनाए, ठीक है,
आप लोग वो सारे काम करके लेके आए, तो हमने क्या किया, हमने इंटरफेस दिया कि उसके अंदर नंबर डालो और आपकी कैलकुलेशन सामने आएगी। इसी तरह PHP में एडमिन भी एक इंटरफेस है जिसकी बैक पे जो है वो कोडिंग लिखी हुई है। जब हम ये काम करते हैं तो बैक एंड में कोडिंग एग्जीक्यूट होती है और वो हमारा डेटाबेस क्रिएट हो जाती है, टेबल क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर वैल्यूज चली जाती हैं, तो सारा कुछ हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो लास्ट नेम 255 कर लिया मैंने, और ये फ्लोट नहीं है, इसको वारचार करता हूँ। उसके बाद आपके पास आ गया फादर नेम। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश करनी है यही कन्वेंशन यूज़ करो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये अच्छी कन्वेंशन है। ठीक है, एक डिस्क्रिप्टिव। जी मेरे भाई ईमेल यार हाँ भी बहुत लगी हुई है। ईमेल, फ़ोन को आप फ़ोन लिखना, ईमेल को आप ईमेल लिखना चाहो, ईमेल को आप ईमेल एड्रेस लिखना चाहो, वो जैसे आप करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, ईमेल एड्रेस भी लिखा जा सकता है, फ़ोन को फ़ोन नंबर भी लिखा जा सकता है, फ़ोन को अकेला फ़ोन भी लिखा जा सकता है। अगर 2 फ़ोन है तो फ़ोन_1 लिखा जा सकता है, फ़ोन_2 लिखा जा सकता है, फ़ोन_3 लिखा जा सकता है, अगर मल्टीपल फ़ोन आपने डेटाबेस में स्टोर करने हैं। ठीक है, क्योंकि एक में तो एक ही वैल्यू आनी है ना, या फ़ोन1 ऐसे भी हो सकता है, फ़ोन2, फ़ोन3, लेकिन कोशिश करो कि अंडरस्कोर का इस्तेमाल करो जब एक नई चीज़ आ जाए। तो फ़ोन नंबर आप लिख सकते हो यहाँ पे। फ़ोन नंबर में भी सारी बात है, हम वारचार ही ले लेते हैं, क्योंकि कभी कभी उसके अंदर में प्लस साइन भी स्टोर करना पड़ जाता है, हमें हाइफन भी स्टोर करनी पड़ जाती हैं, तो वारचार ही ठीक है। उसके बाद CNIC आ गया। अब CNIC एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको एग्जैक्ट पता है कि इतनी ही लेंथ आनी है हमेशा, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। जिस तरह के अगर आप हाइफन के बगैर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 13 होते हैं, अगर आप विद 13 के 11 11 में वो 3 वो जमा किया था ना, +9 7 और 4 11 12 होते हैं मेरे ख्याल में, 33 हाँ 13 होते हैं। अगर हम हाइफन लगाएं तो 15 बन जाते हैं वो। तो अगर मुझे पता है कि मैं CNIC स्टोर कर रहा हूँ, CNIC को आप ऐसे लिख लें, तो मैं यहाँ पे अगर मुझे पता है मैंने हाइफन के साथ स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे 15 सुकून से दे सकता हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं। मुझे एग्जैक्ट पता है कि इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता CNIC, मैंने एंटर करने नहीं देना, अगर हो जाएगा तो इसका मतलब गलत है वो, तो मैं यहाँ पे 15 दे सकता हूँ। ठीक है, अगर नहीं भी देना आप 255 लिखना चाहे तो कोई मसला नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन एक जब मुझे पता है एक चीज़ का तो मैं यहाँ पे 15 लिख सकता हूँ। फ़ोन नंबर पे अगर आपको पता है कि यार यहाँ तक फ़ोन नंबर होता है, इसका क्या कहते हैं यार 15 डिजिट से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो नहीं सकता। ठीक है, इसका कि +92 अगर करो तो 3 डिजिट ये बन गए, हाइफन लगाओ 4, उसके बाद आपके पास 301, ये 3 हो गए, कितने हो गए 4 और 3 7, उसके बाद फिर हाइफन 8, उसके बाद आगे 7 नंबर लगा लो, 15 20 कर लो, चलो आप कि 20 तक आ सकते हैं मैक्सिमम। इंटरनेशनल नंबर भी होगा तो नहीं देंगे तो फिर कम से कम 255 दे दो, फिर लेंथ देनी पड़ती है ना वारचार की, कितने करैक्टर आप स्टोर करते हैं इसके अंदर मैक्सिमम। वो कहता है एरर देता है, कुछ सॉफ्टवेयर नहीं एरर देते, वो खुद ब खुद डिफ़ॉल्ट 255 रख देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ भी होती है जिस तरह कि एड्रेस है, अब एड्रेस आपको क्या पता है कितना लंबा हो जाना है, तो आप इसकी ना स्पून से 1000 लेंथ दे सकते हो। 1000 से ज़्यादा किसका एड्रेस होना है, कितने कैरेक्टर होंगे, 1000 से ज़्यादा कैरेक्टर हो सकते हैं एक एड्रेस में। अगर आपको लगता है कि हो सकते हैं तो आप 2000 कर दो, 3000 कर दो, लेकिन कोई ऐसी चीज़ भी होती है जिस तरह के, मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नोट्स। अब नोट्स का हमें कुछ पता ही नहीं कितने हो सकते हैं। नोट्स में बेशक मैं जिंदगी की पूरी हिस्ट्री निकाल के रख दूँ, 10,000 20,000 25,000 30,000 1 लाख कैरेक्टर लिख दूँ। जब ऐसी सिचुएशन आए आपके पास तो फिर आप वारचार नहीं यूज़ करते, फिर आप एक टेक्स्ट की फील्ड होती है वो यूज़ करते हैं। इसमें आपने लेंथ नहीं बतानी होती, इसमें आप जितनी भी वैल्यू डालेंगे वो इसकी भी एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। ठीक है, वो मैक्सिमम जितनी ले सकता होता है। टेक्स्ट टाइप डिफ़ॉल्ट मैक्सिमम वैल्यू MySQL, लेकिन वो इतनी की होती है कि आप जितना मर्जी डालें उसको टेंशन नहीं, इतने हैं ये 65,300 इतने, यहाँ इतने कैरेक्टर्स के अंदर आ सकते हैं। इसी तरह अगर आप इससे भी ज़्यादा हैं आपके तो फिर एक लॉन्ग टेक्स्ट के नाम से डाटा टाइप होती है, वो इसके अंदर है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट है, लॉन्ग टेक्स्ट कहाँ तक लेके जा सकती है, इतने कैरेक्टर तक, इतने कैरेक्टर स्टोर कर सकती है वो। ठीक है, जिस तरह के मैं लिखा है दिस इज़ डेटाबेस, तो जो स्पेस है वो भी कैरेक्टर काउंट होती है। तो ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये 16 कैरेक्टर है। ठीक है, समझ रहे हो।
तो ये इस तरह आपका निज़ाम हो जाता है। अब मेरे पास एक की कमी रह गई, मैंने डाटाबेस बनानी शुरू की, मुझे लगा था मैं नोट डालने कॉलम, लेकिन जब मैंने डाटा एंटर करना शुरू किया तो मुझे लगा यार यहाँ पे ना एक कॉलम और चाहिए मुझे। अब ब्लड ग्रुप कहाँ पे डालूँ, तो यहाँ पे ऊपर ही आ रहा है आपके पास कि अगर आपको फ़ौरन उसी वक्त याद आ गया यार और कॉलम भी ऐड करने, तो आप यहाँ पे बता सकते हो और कितने कॉलम ऐड करने हैं। मैं कहता हूँ एक कॉलम और ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे गो पे क्लिक कर दूँगा तो एक कॉलम इसके नीचे ऐड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये काम अगर आप कोडिंग से करने लगते हैं तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो ये PH में एडमिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने हमें एक इंटरफेस बना के दिया कि हम यहाँ से डाटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, हम यहाँ से टेबल बना सकते हैं और उनकी फील्ड भी यहाँ पे बना सकते हैं। सागर हमारे पास टेबल बना बस बड़ा है, बन गया है। फिर हमने ऐड बड़ा बताता हूँ अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, टेबल एक बना लिया, मैं आपको बना के दिखाता हूँ ना। टेबल अभी तक बना नहीं है, अगर आपका यहीं पे लैपटॉप बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो आपका यहीं से सारा खत्म हो जाएगा। अगर लैपटॉप दोबारा स्टार्ट होगा तो आपको दोबारा से सारा कुछ करना पड़ेगा। तो आपको जब तक सेव का बटन नहीं दबाते टेबल क्रिएट नहीं हुआ होगा। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ब्लड अंडरस्कोर ग्रुप, और क्योंकि वो भी करैक्टर होते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, AB पॉजिटिव, यही मैक्सिमम है ना, तो 3 करैक्टर मैक्सिमम हो सकते हैं। तो मैं यहाँ पे varchar 3 लिख सकता हूँ। ठीक हो गया जी, और इसको मैं करता हूँ सेव पे क्लिक, तो ये मेरे पास एक टेबल बन गया, एक रजिस्टर कह सकते हैं इसको आप, बन गया ऐसे यहाँ पे आ गया। अब आप इसको ओपन करके देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये टेबल खुल जाएगा। अब इसके अंदर सिर्फ हेडिंग्स लिखी हुई हैं, इसके अंदर डाटा कोई नहीं है। ठीक है, अगर आपने इसके अंदर डाटा डालना है तो ये इंसर्ट का बटन है। एक्चुअली में जो ये डाटा डालते होते हैं हमने PHP से डालना है, लेकिन अगर हमने सिर्फ चेक करना है कि डाटाबेस में डाटा डाल के वो कैसा नज़र आता है खुद से टेस्ट करने के लिए, तो आप यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपसे वो सारी की सारी इनपुट्स जितने भी कॉलम है वो आपसे पूछेगा आपने इसके अंदर क्या डालना है। नंबर मैं कहता हूँ 1, फर्स्ट नेम आपका था गुलशाद, और क्या नाम था अगला, सनी, और आगे सलीम। ईमेल एड्रेस था आपका abc@gmail.com। फ़ोन नंबर कोई भी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है जी, और यहाँ पे डाल देते हैं ठीक है। अब ये नंबर देख लो पूरे हैं, ये उसने डालने नहीं देने, ये एक नंबर एक्स्ट्रा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, देखो साइड पे बता भी रहा है कि 15 है। ऊपर वाले कह रहा है तो मैंने 255 अलाउ किया मैं, जो मैंने लेंथ दी होती है इसका मतलब मैक्सिमम इतने अलाउ, कम से कम बेशक आपको एक डाल दो, कोई भी ना डालो, कोई भी ना डालो वाला भी एक क्वेश्चन है, अभी मैं आपको बताता हूँ बाद में। एड्रेस है ABC रोड लाहौर, नोट्स हैं गुलशाद हैज़ डन गुड जॉब। ठीक है, आगे कुछ भी लिखा जा सकता है, या लोरम इफ्सम भी आप डाल सकते हो, पेशेंट लिख दूँ, गुड पेशेंट। चलो ब्लड ग्रुप है इसका जी AB पॉजिटिव। ठीक हो गया, इसको हम अब सेव करते हैं। अभी उसने एट ए टाइम वो कह रहा है कि मल्टीपल कर सकते हैं, तो अभी हमने क्योंकि एक ही रिकॉर्ड ऐड करना है या मल्टीपल कर लें, एट ए टाइम 2 कर सकते होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नीचे उसने बताया भी हुआ कि एट ए टाइम आपने कितनी करनी है। अगर आप ज़्यादा करोगे जितने आप यहाँ पे लिखोगे उतनी वो आपको नीचे रो क्रिएट कर देगा कि आप एट ए टाइम मल्टीपल भी कर सकते हो। तो ये उसका तरीका है। अभी हम फिलहाल 2 ही रिकॉर्ड डाल लेते हैं। यहाँ पे डाले थे नंबर 2, क्या नाम था आपका, मोहम्मद फरहान, आगे क्या था, साजिद, साजिद, फ़ोन नंबर में डाल देता हूँ कोई भी, यही वाला कॉपी कर लेते हैं ऊपर से। ठीक है, अब देखो ना ये मैंने रख दिया है, तो मुझे ये ना याद रखना पड़ा कि इसमें 15 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं आने। ठीक हो गया, गुड बी ग्रुप इसका आ गया जी PHP। चलो जी, ठीक हो गया, ये आपका डाटा क्रिएट हो गया। ये आप दोबारा ये डाटाबेस वेबसाइट पे ये आपके टेबल भी यहाँ बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखो 2, देखो यार, ये देखो 2 रिकॉर्ड इसके अंदर आ गई है। बिल्कुल उसी तरह लग रहा है जैसे कि आपका टेबल था वहाँ का।
ठीक है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं यहीं पे आप इसको डबल क्लिक करेंगे, इसको मैंने प्राइमरी की नहीं रखी, वो हो प्राइमरी की वो आपको बताऊंगा क्या होती है। तो ये आपके पास है, आप इसको एडिट करना चाहेंगे तो यहाँ पे एडिट का बटन होता है, जब आप इसको कोई ना कोई नंबर इसका हम असाइन कर देते हैं। अभी वो नहीं किया, वो आपको मैं बाद में बताऊँगा, ठीक है। नहीं वो यहाँ पे आ जाता है बटन एडिट डिलीट का, क्योंकि मैंने प्राइमरी की इसकी कोई डिफाइन नहीं की, तो उस वजह से मुझे रिकॉर्ड डिलीट नहीं करने दे रहा। ठीक है जी, इस तरह का टेबल आपका बन गया है, ठीक हो गया। एक्चुअली में ये टेबल हमने जो इसके अंदर वैल्यूज़ है, टेबल हमने ऐसे ही बनाना होता है। इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं असल में ये हमने खुद PHP से डालनी होती है, और PHP में हमने कहाँ से लेनी होती है, एक फॉर्म से, फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड पे हम फॉर्म बनाएंगे, फॉर्म बना के उसको सबमिट करेंगे तो PHP में डाटा चला जाएगा। जब PHP में डाटा आएगा तो हमें PHP में तो डाटा लेना आता है ना, वहाँ से डाटा कैलकुलेट वो गेट करके हम डाटाबेस को भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम, सर शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। जी जी फ्राइडे सर, ये कमिंग फ्राइडे फ़िलहाल तो सर मसरूफियत नहीं कोई, फ्राइडे को ज़्यादातर मैं ऑफ ही करता होता हूँ। कि नहीं अगर सैर फ्राइडे जाना है तो वो छुट्टी वाला साहब ही होता है। अच्छा, चलिए ज़बरदस्त सर। जी ठीक है, ठीक हो गया सर, जैसे कहेंगे सर कर लेंगे, अगर आना भी हुआ तो मैं आ जाऊँगा। चलो ठीक हो गया सर। अच्छा यार मुतवज्जा हो जाए इधर ज़रा, कहाँ पे थे हम। तो ये हमने टेबल बनाया था MySQL की डेटाबेस के अंदर। इसी तरह हम मल्टीपल टेबल बनाएंगे काफ़ी सारे, और उसके साथ इंशाल्लाह हम काम करेंगे। अब इसका नेक्स्ट टास्क जो हमारा होगा वो हम क्या करेंगे, हम जो हमने फॉर्म, हमें इतना तो करना आ गया ना कि हमने HTML से PHP में डाटा भेजना आ गया और PHP में डाटा गेट भी करना आ गया। अब उस डाटा को हमने आगे एक और नई चीज़ आ गई जिसको डाटाबेस कहते हैं। तो अब ये 3 लेवल आ गए हैं डाटा के। फ्रंट एंड जहाँ से यूज़र डाटा डालता है, जब उसको सबमिट करते हैं वो डाटा PHP में भेजना है, उधर से डाटा गेट करके फिर वो डाटा आगे फिर डाटाबेस को भेजना है, और फिर डाटाबेस में वो पक्का सेव हो जाएगा। ठीक है, अभी हम जो काम कर रहे थे, हम डाटा डालते जा रहे हैं, रिफ्रेश करते हैं, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही है ना, रिफ्रेश करते हैं तो सब कुछ ख़त्म, लेकिन जब डाटाबेस पे डाल देंगे तो आप ये बंद करके दोबारा भी आएंगे तो यहाँ पे डाटा आपके पास पड़ा होगा पक्का। रजिस्टर में एक दफ़ा जब डाटा डाल दिया तो रजिस्टर जब तक जल नहीं जाता, डाटा कहीं नहीं जाता आपका। ठीक हो गया। यहाँ पे आप आएंगे, टेबल के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 रिकॉर्ड पड़े रहेंगे हमेशा ही। ठीक हो गया। यहाँ तक कि आपका सॉफ्टवेयर चलना बंद ना हो जाए, आपका लैपटॉप चलना बंद ना हो जाए, विंडो करप्ट ना हो जाए, तो ये आपका डाटा इसके अंदर महफूज रहेगा हमेशा के लिए। अगर इसको सी में ना सेव किया होगा तो वो भी कर सकते हैं, अगर ये मैं आपको सी वो मुश्किल ही हो जाता है, मुश्किल हो जाता है बचना। हमारे जो विंडो नहीं करते ना, वो तकरीबन 99% चांसेस है कि डाटा नहीं बचता। हमारे कितने डाटाबेस हैं, हमने जब विंडो करनी होती है तो सबसे मेन चीज़, सबसे पहले हम डाटाबेस का बैकअप लेके रखते हैं। सारी डाटाबेस डाउनलोड भी हो जाती है। ठीक है, आप कॉपी करके रख सकते हैं कि अगर आपका अल्लाह ना करे कंप्यूटर ख़राब हो जाता है, इसको बैकअप कहते हैं अक्सर लोग, जी बैकअप हमारा डाटा का बैकअप किधर है। तो कोड का बैकअप तो डेवलपर के पास पड़ा ही होता है। एक्चुअल तो आपके पास ही डाटाबेस होती है जो कि बंदे के सिस्टम पे पड़ी होती है। आपने किसी को एक पेज बना के दिया, एक फाइल बना के दी, उसके अंदर आपने कहा जी फॉर्म फिल करो, तो तुम्हारा डाटाबेस के अंदर डाटा जाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पूरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का डाटा एक फॉर्म आपने दे दिया बना के, आपको कोई जाने वाला स्कूल वाला कहता है जी मैंने ना मुझे एक फॉर्म तो मैंने ना डाटा सेव करना है अपना, मैं मैनुअल से जांच कराना चाहता हूँ, मैं रजिस्टर मुझे लिखना पड़ता है, कोई लैपटॉप मेरे पास है, मैं लिख के आप एक फॉर्म बनाए, उसके अंदर 8-10 फील्डें लें, इनपुट्स तो आपको लेनी आ गई हैं, आपको डाटा PHP भेजना भी आ गया,
कल हम डेटाबेस के अंदर डाटा भी डाल लेंगे। अब वो डेटाबेस के अंदर डाटा स्टोर रहेगा, ठीक है। जब भी वो पेज को रीलोड करेगा, नया डाटा डालेगा, तो डेटाबेस के अंदर एक नई एंट्री चली जाएगी, अब वो वहीं पे सेव रहेगी, चाहे वो जितनी मर्जी दफ़ा पेज को रिफ्रेश करे, न्यू एंट्री डालता रहे, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर एक एक करके जितने वो रिकॉर्ड डालता रहेगा, जितनी दफ़ा सबमिट करेगा उतनी दफ़ा डाटा उसके अंदर जाता रहेगा। तो अगर वो कहता है यार ये अगर मेरा सेटअप सिस्टम ख़राब हो जाता है तो मैं क्या करूँगा, वो जो पेज आपने बना के दिया वो पेज का कोड तो आपके पास पड़ा होगा, लेकिन वो जो डाटा सेव, न्यू डाटा सेव हो रहा है, नई इन्फॉर्मेशन जो ऐड कर रहा है, जो डाटाबेस के अंदर जा रही है, वो तो उसके सिस्टम के ऊपर है ना, वो तो आपके पास नहीं है, कोडिंग आपके पास पड़ी हुई है। लेकिन जो डाटा उसने डाला हुआ है, जिस तरह कि ये नाम हमने सारा कुछ एंटर किया, ये तो जहाँ डाटाबेस पड़ी है, जिस लैपटॉप में पड़ी है, सिर्फ वहाँ पे ये सारा कुछ। तो आप उसको कहेंगे कि आप इसका कि यहाँ पे जाएं, यहाँ पे जाके इसका एक एक्सपोर्ट का बटन होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट करके ये अगर आप वो करेंगे तो एक फ़ाइल बन के SQL की आपके पास सेव हो जाती है। आप उसको कहते हैं यार डेली आपने सेव कर लिया करना है, और आपने एक USB इसके लिए रख लें जिसके अंदर आप ये फाइलें सेव कर लिया करें, ठीक है। ये SQL इसको कहते हैं। जब भी कभी उसका सिस्टम ख़राब होगा, आप उसकी लेटेस्ट वाली जो फाइल उसने रखी होगी अपने पास, आप वो वाली फाइल जाके यहाँ पे नई डेटाबेस बना के उसके अंदर ड्रॉप कर देंगे तो वो सारा डाटा वहाँ पे आ जाएगा। तो इसके अंदर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इसके अंदर भी सारा डाटा क्यूरीज़ के अंदर, ये अगर हमने खुद से डाटा डालना हो तो एक्चुअल में डाटा ऐसे डलता है, ये क्यूरी होती है जो कि हम कल पढ़ेंगे कि कैसे डाटा डालते हैं, ठीक है। ये सारा ऐसे डाटा डलता है। हमने क्या किया, हमने तो इनपुट्स में डाटा डाल के डाटा सेव कर दिया ना, लेकिन एक्चुअल में ये डाटा जो है वो जब हम क्लिक करते हैं सेव के ऊपर तो PSC माई एडमिन ये क्यूरी बनाती है और डाटा सेव कर देती है। हम कल करेंगे इंशाल्लाह। वो जो कोर्स लगे होते हैं वो सीरियल नंबर के साथ, वो कोर्स को क्या कहते हैं? जैसे अपास्ट्रो पता नहीं क्या पास्टर ट्रॉफी पता नहीं इस तरह के नाम है उसका। इसको इंशाल्लाह हम कल देखेंगे कि ये कैसे करना है। अगर हमने खुद डेटाबेस पे डाटा डालना है विदाउट यूजिंग देयर इंटरफेस, PHP माई एडमिन या कोई और इंटरफेस यूज़ के बगैर, अगर हमने कोडिंग से डाटा डालना है तो कोडिंग में फिर आपके पास एक तरीका होता है जो कि MySQL का, कि MySQL में डाटा कैसे डालते हैं, वो इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। ये फाइल उसी साइड की क्वेरी है वापस। हैं? ये हमारी हाँ जी, हाँ ये हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इसमें भी आपको इसका टास्क आपके पास कोई नहीं है। जिन बंदों ने भी आज काम किया, हर बंदा स्लैक के ग्रुप में अपनी फ़ाइल सेंड करे, हर बंदा सारी फाइलों को डाउनलोड करके चेक करे कि ये कैसे काम चल रहा है। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है किसी प्रोग्राम के अंदर तो आगे कल मुझसे पूछें कि ये प्रोग्राम मुझे समझ नहीं आया, ये कैसे हुआ है। अगर कोई नहीं पूछेगा तो फिर जो नहीं पूछेगा मैंने उससे पूछ लेना कि ये कैसे हुआ है। क्या चीज़? आपने जहाँ भी HTML लिखनी है ना, आपने वहाँ पे PHP का टैग क्लोज कर देना, चाहे वो कहीं भी आ रही है। HTML लिख ली, दोबारा आपने पहले PHP का सारा कोड लिख लेना है। आपने फॉर लूप चला लिया, आपकी ब्रैकेट्स फॉर लूप के लगी, आप कहते हैं फॉर लूप के अंदर मैंने कोई HTML प्रिंट करवानी है, आप जहाँ पे करवानी है ना वहीं पे PHP का टैग क्लोज कर दो। आपने नहीं देखना ब्रैकेट किधर है, और उसी के नीचे ही टैग दोबारा ओपन कर दो, और उन दोनों टैगों के दरमियान आप जो HTML लिखोगे वो उसके अंदर आ जाएगी। सेम इफ़ के अंदर, सेम एल्स के अंदर, जो जैसे करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। जहाँ भी आपने HTML लिखनी है PHP का टैग क्लोज करना है और ओपन भी कर देना साथ, लेकिन वो जो दोनों ओपन क्लोज टैग है उसके दरमियान में आप अपनी HTML लिख लें। वो जहाँ भी होगी वो आपकी HTML वहाँ पे शो हो जाएगी, चाहे वो लूप है, वो इफ कंडीशन है, या कुछ भी सिंपल है। ठीक हो गया? सब लोग अपना अपना प्रोग्राम सेंड करें। कल क्या दिन है? कल जो ना वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हर बंदा सारे प्रोग्राम देख के आए, समझ के आए। मैं किसी एक बंदे को उठा के पूछ सकता हूँ कि ये प्रोग्राम कैसे चल रहा है, तो बेहतर है कि जो नहीं समझ आई आगे खुद पूछ लें कि कैसे चल रहा है। ठीक है, एक दूसरे से कंसल्ट भी कर सकते हैं आप कि ये मैंने कैसे किया है, वो आपको बता सकते हैं जी मैंने ऐसे किया। अगर समझ आ जाए ठीक है, नहीं आ रही तो आप मुझे आगे बताएं कि ये मुझे यहाँ से इस लाइन की समझ नहीं है, ये कैसे चली है, तो आप उसको, क्योंकि क्लियर होनी चाहिए ये चीज़ें जो मैंने करवा दी हैं, ये काफ़ी चीज़ें कवर कर रही हैं। लूप से आपका कवर हो जाएगा, लूप से आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलो हाँ जी।